जो आपका जो सिलेबस दिया हुआ है उस सिलेबस को देखिए, उस सिलेबस में प्रागैतिहासिक काल, सिंधु घाटी सभ्यता वहां पर लिखा होगा। अब सिंधु घाटी सभ्यता का कभी पूछा जाएगा कालखंड कब से कब माना जाता है, तो आपको पता होना चाहिए 2500 ईसा पूर्व से 1500 ईसा पूर्व का जो समय था, ये जो समय था आपका सिंधु घाटी का समय था। सिंधु घाटी से ही रिलेटेड सबसे ज्यादा क्वेश्चन बने। अब सिंधु घाटी सभ्यता से थोड़ा सा समझने से हमें थोड़ा सा उसको विस्तार से और समझना होगा। देखिए, अगर हम मानव सभ्यता के प्रारंभिक दौर की अगर बात करें तो मानव काल, जो मानव जिस अवस्था में प्रारंभिक अवस्था में जो रहता था, वो प्रारंभिक अवस्था में किस प्रकार से रहता था, कहाँ रहता था, कोई बताएगा? गुफाओं में रहता था वो। देखिए, गुफाओं में वो बाद में रहा, याद रखिएगा। जब मानव सभ्यता का अगर हम प्रारंभिक दौर की अगर बात करें तो मनुष्य मूल रूप से अगर हम बात करें तो ये जंगली अवस्था में रहता था, जंगल में ये रहा करता था। उसके बाद धीरे धीरे जो समय आया, फिर इसने क्या करा, जो प्राकृतिक जो रूप से जो उभरी हुई जो गुफाएं थी, उन गुफाओं में कहीं ना कहीं इसने शरण लेना यहाँ पर शुरू करा। अब ये गुफाओं की तरफ क्यों बढ़ा, इसका पीछे का रीजन जानती हैं? जी सर, अब खुले में रहेगा तो बारिश होगी, बारिश में भीगेगा, और सर्दी भी लगेगी, गर्मी भी लगेगी। गुफाओं में उसे आराम महसूस हुआ, इसलिए उसने गुफाओं को अपने रहने का स्थान बनाया। और सर जंगली जानवरों का भी खतरा है। बिल्कुल सही, एकदम सही कहा आपने। देखिए, अगर पहले क्या था, जैसे अभी भैंस हो गया, जंगली जानवर है, सारे खुले में नहीं रहते, कोई भी गुफाओं में नहीं रहते। जैसे जैसे हमारा बौद्धिक विकास हुआ, जब हमारे शरीर में, जब पहले हमारे शरीर में बहुत अधिक जब बाल हुआ करते थे, तो हम भी क्या थे, खुले अवस्था में रहने वाले ये लोग थे। जैसे जैसे मनुष्य का शारीरिक विकास हुआ, बौद्धिक विकास हुआ, तो उसके शरीर से बालों की संख्या धीरे धीरे कम होना शुरू हुई। और धीरे धीरे जब वो बारिश, जैसे इन्होंने कहा कि बारिश से बचने के लिए, ठंडा हुआ, जंगली जानवरों से बचने के लिए, तमाम चीजों से बचने के लिए क्या इन्होंने जो प्राकृतिक तौर पे जो उभरी हुई जो गुफाएं थी, उन गुफाओं में कहीं ना कहीं इन्होंने शरण लेना शुरू कर दिया। अब वहां पर क्या करता था, बारिश में जब भीगता था तो बहुत ज्यादा ठंड लग जाती थी, बीमार पड़ जाते थे। जैसे कह रहे कि कोई ऐसी तबियत खराब हो जाती है, इस प्रकार से कहीं ना कहीं मनुष्य मर भी जाता होगा। तो अब जब ये गुफाओं में रहना शुरू करा तो एक तरफ से ये ठंड का प्रकोप से भी बचे, बर्फबारी हुई तो उससे भी बचे, और कहीं ना कहीं गर्माहट इनको मिलनी शुरू हुई। तो इन्होंने जो अपने आशियाने जो मूलतः जो बनाना शुरू कर दिया, वो आपके प्राकृतिक तौर पे जो उभरी हुई जो गुफाएं थी, वहां पर इन्होंने रहना शुरू कर दिया। देखिए, उससे पूर्व जब धीरे धीरे शरीर से बाल जब हटना शुरू हुए, तो इन्होंने क्या करा, अपने तन को ढकने के लिए, आप सभी को पता है कि इन्होंने पत्तों का प्रयोग करा, बड़े बड़े चौड़े चौड़े पत्तों का प्रयोग करा। और जितने भी ये पशुओं का जो शिकार करते थे, उन शिकार करने वाले जो पशुओं की खाल निकाला करते थे, तो कहीं ना कहीं वो खाल लपेटा करते थे। और ये जंगली मूल रूप से अगर ये जो जिस चीज का जो सेवन करते थे, ये क्या करते थे, वनस्पतियों से जो कंद मूल फल और जो मारे गए जो जानवर थे, कहीं ना कहीं उनका शिकार करके या उनका मांस खा के अपना ये क्या करते थे, पेट भरा करते थे। और साथ ही धीरे धीरे क्या हुआ, प्राकृतिक रूप से जो बनी हुई जो गुफाएं थी, वहां इन्होंने शरण लेना शुरू कर। क्योंकि जैसे आप सभी ने, कनुप्रिया ने हो गया, साथ ही नीरज जी ने इसको स्पष्ट तौर पर उल्लेख भी कर दिया कि भैया जंगली जानवरों से बचने के लिए, पेट भरने के लिए, और साथ ही उनका शिकार जिस प्रकार से करते थे, और ये तमाम चीजें इन्होंने करी। अब धीरे धीरे क्या करा इन्होंने, जैसे जैसे समय बीता, समय के अनुसार इन्होंने क्या, शिकार के लिए उन्होंने क्या करा, अब जो पत्थरों को तोड़कर कहीं ना कहीं उनको घिसना शुरू करा, और घिसने के बाद उनको कहीं ना कहीं एक हथियार के रूप में निर्माण करना यहाँ पर शुरू कर दिया। अब देखिए, ये इस समय तक इनकी कोई भी बोली नहीं थी। ये सिर्फ शायद मुझे लगता है इशारों से ही शायद बोला करते थे। अगर हम कहीं आज थोड़ा सा भी अगर कोई नीचे अगर जानवरों की भी बात करते थे, तो मुझे लगता है कि जानवर की भी अपनी बोली होती होगी, शायद वो किसी न किसी रूप में एक दूसरे को संकेत दिया करते थे। तो उस टाइम पे क्या होता था, ये लोग सिर्फ या इशारों से या फिर इनकी कोई प्रत्यक्ष तौर पे बोली नहीं थी। जैसे जैसे इन्होंने पत्थरों का प्रयोग करा, उनको घिस कर हथियार बनाए, और इनके मुंह से जब ये ध्वनि निकलनी शुरू हुई, देखिए कहीं ना कहीं जब इन्होंने ध्वनि निकालनी शुरू की, कहीं ना कहीं जब इनके मुंह से ध्वनि निकली, तो ध्वनि के रूप में कहीं ना कहीं एक बोली का कहीं ना कहीं विकास होना शुरू हुआ।
और जब हम पढ़ते हैं कि ड्राइंग में हम विशेष रूप से जो पढ़ रहे हैं, हम ये जानते हैं कि सिंधु घाटी सभ्यता के अंतर्गत कहाँ पर हमें चित्रों का विकास मिला। हम इतने पीछे क्यों जाते हैं? अगर हम देखें कलाएं ही, जो जितने भी कलाएं हैं, कहीं ना कहीं कलाओं का जो उदय हुआ है ये प्रागैतिहासिक काल से ही, हम इनको मान के चलते हैं कि प्रागैतिहासिक काल में ही मनुष्य द्वारा जो गुफाओं में जिस प्रकार से चित्रांकन किया गया यहीं से शुरुआत हमें मानी जाती है। देखिए दीवारों पर इन्होंने क्या करा, रेखाओं के द्वारा जिस प्रकार से रेखांकन चित्र करके खींच के बनाए, कहीं यहाँ पे इन्होंने अपने बनाए। अब ये किस प्रकार से बने, देखिए जब नवपाषाण धीरे धीरे समय बीता तो कहीं ना कहीं इन्होंने आग की खोज भी कर ली, और साथ ही जिस प्रकार से ये मांस को पका के खाने लगे। और हाँ जी सर प्लीज एक बात पूछूंगी सर, आपकी खोज आप नपाषाण काल बता रहे हैं? नहीं, मध्य पाषाण काल में हो गई थी इसकी। नहीं सर, आपकी खोज पूरा पाषाण काल में ही कर ली थी मनुष्य ने। पूरा पाषाण काल में मैंने जो पढ़ा है वो नवपाषाण काल, नवपाषाण काल में हुई थी, पता है आपको? सर एक नहीं, कई सारी बुक में पूरा पाषाण काल में आपकी खोज हो गई थी। सुनो, आप जो किताबों को पढ़ोगे, जो आपके अथेंटिक जो रवि जी आप बताइए, आपकी बुक में पूरा पाषाण काल है कि नवपाषाण काल में आपकी खोज हुई? रवि जी तक भी आवाज नहीं जा रही शायद। सुनिए, एनसीईआरटी की किताब उठाइएगा, कक्षा 6, 7, 8 की किताब उठाइएगा, तो वहां पर जो दिया हुआ है, एनसीईआरटी की बात कर रहा हूँ, एनसीईआरटी में नवपाषाण काल के मध्य में ही इसको माना गया है। नवपाषाण काल का जब शुरुआती दौर था तो उस टाइम पे ये इन चीजों को हो गया था, उसमें ये दिया गया। आप अगर जो कह रही हैं तो वो सही होगा, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आप मतलब मेरे पास भी ना केबीएस की एनसीईआरटी की बुक है, उसमें लिखा हुआ है और जो नपाषाण काल में पहिए का आविष्कार हुआ था, चाक का आविष्कार हुआ था। हाँ, घोड़े काल में देखा था। देखिए जिसमें घोड़ा गाड़ी बनी थी, और ये चक्के बने थे, पहिए बने थे, और कहीं ना कहीं खेती नवपाषाण काल में स्टार्ट हो गई कि पशुपालन यहाँ पर हुआ गया था कहीं ना कहीं। हाँ, नवपाषाण काल में कहीं ना कहीं ये समूह बना के रहने लगे, खेती बाड़ी करने लगे। ये मैं जानता हूँ, इस चीज को आप सही कह रही हूँ, मैं इस पे वो नहीं कर रहा हूँ, आपकी कोई प्रश्न चिन्ह नहीं उठा रहा हूँ, मगर जो चीज थी तो वो रख रहा हूँ। ठीक है, आप अपने उससे देख लीजिएगा, अगर ऐसी तरीके से आया तो यहाँ पर उस प्रकार से लिखे, अगर जो उस प्रकार से क्वेश्चन आया तो आप उसी प्रकार से लिखिए। ठीक है, जी सर। आपने बीच में बता रहे हो, बहुत अच्छा कर रहे हो। कम से कम हमें भी इस चीज को, मुझे भी अब इस चीज को मैं रिपीट करके अवश्य इस चीज को देखूंगा। अभी मैं किताब खोल के मैं देखूंगा, अगर मुझे मिलता है मैं आपको पक्का इस चीज को शेयर करूंगा। ठीक है, अब देखिए जैसे इन्होंने मांस को, जानवर के जो मांस को खाकर पेट ये भरते थे और गुफाओं में जो रहते थे, कहीं ना कहीं जब इन्होंने दीवारों पर जैसे रेखांकन चित्र बनाना शुरू करा, एक ध्वनि का विकास हुआ, कहीं ना कहीं लिपि का जो विकास हुआ। अगर हम सभ्यता का अगर हम बात करें, जब मनुष्य जब गुफाओं में जब रह रहा था, जब मैं ये क्या बोलते हैं, सैनी जी से थोड़ा सा सहमत भी हूँ, मुझे थोड़ा सा इस चीज को भी इसलिए मैं सहमत हूँ क्योंकि जब ये गुफाओं में जब रह रहा था, जब इनको ठंडी महसूस हो रही थी, जब ठंडी का जब समय था, तो कहीं ना कहीं इन्होंने आग का प्रयोग वहां पर करा था। जब 2 पत्थरों का रगड़ने के बाद इन्होंने जिस प्रकार से आग का खोज किया था, तो उस समय क्या करते थे, जब ये खाली समय इनका हुआ करता था, तो जो कोयला, जो चौक हुआ करते थे, जो क्या बोलते हैं, जब आग को जलाने के बाद जो कोयला जो मिल जाता था, उनसे क्या करते थे, ये कहीं ना कहीं गुफाओं में रेखांकन चित्रांकन ये किया करते, अपना समय पास करने के लिए। आज की दिनचर्या क्या क्या हुई, कहीं ना कहीं जो उनके मस्तिष्क में थी वो चीजों को ये उकेरा करते थे। हथियार, ये जिस प्रकार से किसी बड़े जानवर को घेरा, तो कहीं ना कहीं किस प्रकार से वो आज हमें, जैसे अगर आप देखोगे उत्तराखंड के अंतर्गत जो प्रागैतिहासिक काल का जो सबसे बड़ा जो शैल चित्रों का जो सबसे बड़ा समूह अगर हमें देखने को मिल जाता है, वो आपके अल्मोड़ा जनपद के पेड़साल के अंतर्गत जो हम लाखों गुफा कहते हैं, लाखों उडियार जिसे बोलते हैं, तो वहां पर आपको ये तमाम चीजें आपको देखने को मिल जाएंगी। किस प्रकार से उस समय मनुष्य ने अपने एक समूह में रहा करता था, और साथ ही किस बड़े बड़े शिकार करता था, नृत्य किया करता था, मंडलियों के साथ ये तमाम चीजें, गाना बजाना, और ये तमाम चीजें उस समय ये किया गया था। तो कहीं ना कहीं जब लिपि का आविष्कार हुआ और चित्र बनाए इन्होंने, तो ये सभ्यता केवल, अगर मैं बात करूं, जो इसका विकास था वो भारत में नहीं हुआ। लगभग अगर हम बात करें 4000 ईसा पूर्व से 3000 ईसा पूर्व के, देखिए मैं एक शब्द बोल रहा हूं यहां पर, 4000 से 3000 ईसा पूर्व, इसको नोट कर लीजिए। ईसा पूर्व
4,000 से 3,000 ईसा पूर्व, ये पूर्वी चीन की बात कर रहा हूं, पूर्वी चीन। याद रखिएगा, पूर्वी चीन, चीन साथ ही भारत हो गया, और साथ ही आपके मध्य एशिया में ये सभ्यता ने एक नए युग का कहीं ना कहीं प्रारंभ किया। कहाँ बात कर रहा हूं, जब 4,000 ईसा से 3,000 ईसा के बीच की अगर मैं बात करूं, तो चीन से लेकर आपके भारत हो गया, साथ ही मध्य एशिया की अगर बात करें, तो यहाँ पर कहीं ना कहीं जो सभ्यता के एक नया युग का यहाँ पर दौर प्रारंभ हुआ, ठीक है, एक नए युग का यहाँ पर दौर हुआ। तो बहुत ढेर सारे जो इतिहासकार रहे हैं, उनके अलग अलग जो दृष्टिकोण रहे हैं, कभी वो कहते हैं कि ये जो सभ्यता थी, सिंधु घाटी सभ्यता को किस नाम से जाना जाता है, कोई बताएगा? सिंधु घाटी सभ्यता को किस नाम से जाना जाता है? ये नाम क्या दिया गया था इतिहासकारों द्वारा? कांस्य युग की सभ्यता बोलते हैं सर। किसकी? कांस्य युग की सभ्यता, सिंधु घाटी सभ्यता। देखिए, जो कहा गया था इतिहासकारों द्वारा, इसको जो कहा जाता है पकाई हुई मिट्टी की सभ्यता के नाम से जानी जाती है। पकाई गई मिट्टी की सभ्यता से इसे हम जानते हैं। याद देखिएगा, वो जो आप बता रहे तो ये नहीं आएगा, वो पूछेगा सिंधु घाटी सभ्यता को दूसरे किस नाम से जाना जाता है। आपको सिंधु घाटी सभ्यता, सही कह रहे हो, पकाई हुई मिट्टी की से भी आता है ये। और जैसे पूछेंगे ना किसी से संबंधित, जैसे कांस्य युग से या ये कह सकते हो, मगर अगर जो नाम दिया गया था वो आपकी पकाई गई मिट्टी की ये सभ्यता थी। और भारत में अगर हम बात करें, भारतवर्ष में अगर इसके विकास के संबंध में अगर हम बात करें, जो सिंधु घाटी सभ्यता अगर की बात करें, जो सिंधु घाटी सभ्यता, यहाँ पर जो दूसरा नाम दिया गया था, हम क्वेश्चन करेंगे मैंने तो कहा कि भैया ये जो पकाई गई मिट्टी सभ्यता के बारे में बात करी, तो दूसरा जो इसको जो नाम दिया गया था वो मृत पात्रों के सभ्यता के नाम से भी हम इसको जाते हैं, मृत पात्रों की सभ्यता के रूप में, क्योंकि यहाँ पर जिस प्रकार से लोगों की हड्डियां और जिस प्रकार से यहाँ पर लोगों का बहुत ज्यादा ये कहेगा जो कब्रिस्तान के रूप में जो तमाम चीजें मिली, कहीं ना कहीं जो लोगों की मृत्यु एक ही जगह पे बहुत ढेर सारे जो कंकाल जो मिले, तो कहीं ना कहीं ये कहते हैं कि मृत पात्रों की ये सभ्यता के नाम से भी जानी जाती है ये वाली सभ्यता। देखिए, सिंधु घाटी की सभ्यता की अगर हम बात करें, अगर हम इसके, हाँ जी, मैंने आपसे एक बात कहना चाहूंगी। जैसे आप प्रागैतिहासिक पढ़ा रहे हो, तो पहले से प्रागैतिहासिक की क्लियर करा दीजिए, फिर मिक्सअप हो जाता है सब एक साथ। ठीक है, वो मिक्सअप नहीं होगा, मैं इसको थोड़ा सा आपको यहाँ पर ले जा रहा हूँ, फिर वो मैं स्पष्ट तौर पे एक एक चीज लाऊंगा। देखिए, प्रागैतिहासिक काल की जो मैंने ये तमाम चीजें बताई ना, आपको समझ में आ रहा है? जी सर। देखिए, जो मैंने ये तमाम चीजें बताई, इससे बाहर नहीं आएगा। अगर मैं आप कहोगे प्रागैतिहासिक काल को अगर पढ़ोगे, नहीं सर, इसमें काफी सारी चीज आएंगी, मिर्जापुर आएगा, सिकंदर आएगा, जैसे मैडम है। और अरे मैडम, इसको तुम वो ये चीज अभी बाद में आएंगी, ये टॉपिक वाइज आएंगी, ये बाद की चीजें हैं, हमें पहले उससे पहले चीजें पढ़नी पड़ेंगी। देखिए, सिंधु घाटी सभ्यता के बाद आपकी मोहनजोदड़ो आएगा, फिर जो आपकी कालीबंगा आएगा, फिर गुजरात, लोथल, भीमबेटका, ये तमाम अलग अलग चीजें आएंगी, ये क्रम सह आएंगी। समझ में आ रहा है आपके? हाँ सर, तभी मैंने आपसे बोला प्लीज पहले ना प्रागैतिहासिक ही कंप्लीट करा दीजिए। तो मैं वही कर रहा हूँ। तो अगर देखिए, अगर आपको इतिहास में बढ़ना है, जो आपकी ड्राइंग में जो पूछा जाएगा, मैं वही चीज बता रहा हूँ। अगर आप कहोगे इतिहास बता, तो मैं तुम्हें पूरा इतिहास एक एक टॉपिक एक हफ्ता चलेगा। प्रागैतिहासिक काल है बहुत लेंथी, और उसके बाद ऐतिहासिक काल है बहुत लेंथी है, और ऐतिहासिक काल बहुत ज्यादा लेंथी है। याद रखिएगा, आपकी इसमें जो तीन, अगर हिस्ट्री की किताब देखोगे तो 3 किताब अलग अलग पे बनी हुई है। रवि जी, आप सहमत हैं इस चीज से? मैं मैडम जो आप कह रहे हो ना, वो चीज हम लेके आएंगे। आप जो सिस्टम बना रहे हो ना, वो आगे आएगी, जो विजय जी सही बोल रहे हो, वो आगे आएगी चीजें। मैडम, आपकी कोई भी चीज नहीं छूटेगी, वो एक एक करम भाई जो आएगा वो आप ही करा दो। मैं बीच में करा दूं तो वो सही नहीं रहेगा। क्रम तो लेके आऊंगा, हर चीज लेके आऊंगा, आपको मजा आएगा। ये बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है, ठीक है? अब देखिए, हमें ये समझना होगा, बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण ये चीज है कि मैं भी कह रहा हूं कि जो आपका जो सिंधु घाटी सभ्यता को हमने अलग अलग नाम से जाना। मैंने कहा कि ये पकाई गई मिट्टी की सभ्यता थी, ठीक है? अब मिट्टी पकाई गई सभ्यता क्यों थी, हम आगे इस पे चर्चा करेंगे, आपको ये समझ में आ जाएगा। अब मैंने कहा कि मृत पात्रों की सभ्यता के नाम से भी जाना जाता है। अब मृत पात्र क्या थे, वो आपको आगे भी विस्तार से समझाऊंगा। और देखिए, हमने जो ये कहा कि भाई ये सिंधु घाटी सभ्यता का अगर हम परिचय की अगर बात करें, मुख्य रूप से
आपके सामने दो सभ्यता सामने उभर के सामने आती है, दो चीजें हमें देखने को मिल जाती है। एक तो आ जाती है हड़प्पा सभ्यता, दूसरी आ जाती है मोहनजोदड़ो। आपने मोहनजोदड़ो की बारे में सुना होगा। ये दो सभ्यताओं की जिसमें खुदाई हुई थी, और खुदाई में जो तमाम सामग्रियां और या फिर हमें जो अवशेष प्राप्त हुए थे, यहां से हमें पता चलता है कि ये वाली सभ्यता इस समय उन्नत सभ्यताओं के रूप में मानव कहीं ना कहीं उन्नत सभ्यता में ये रहा करता था। देखिए मोहनजोदड़ो की अगर हम बात करें, देखिए मोहनजोदड़ो नगर की अगर हम बात करें, मुख्य रूप से ये था सिंधु घाट, जो सिंधु घाटी या कहें सिंधु घाटी क्यों कहा जाता है इसको, क्योंकि सिंधु नदी के किनारे था इसलिए सिंधु घाटी कहा जाता। मोहनजोदड़ो जो नगर था वो नगर आपके सिंधु नदी के किनारे में ये सभ्यता पनपी थी। आपको एक चीज और बता दो, नदी के बारे में थोड़ा सा मेरे को स्मरण आया तो मैं आपके सामने साझा कर रहा हूं। जितने भी सभ्यता पूरे विश्व में पनपी होंगी, कोई भी सभ्यता, अगर हम कहें भारत में, पाकिस्तान में, मध्य एशिया में, चीन में, या आपके कहें आपके संतवासना या अलग अलग पूरे ब्रह्मांड की अगर मैं बात करूं, पूरे पृथ्वी में जहां जहां सभ्यता पनपी होगी, याद रखिएगा प्रागैतिहासिक काल में जहां जहां सभ्यताओं का हमें निशान मिले होंगे वो हमेशा आपके नदी के किनारे बसी होगी, क्योंकि पहली प्राथमिकता जो रही है इंसान की वो आपके पानी रही है। जहां जहां पानी का जो क्षेत्र रहा होगा उसके अगल बगल ही ये सारी सभ्यताएं बची हुई हैं, क्योंकि पानी जीवन के लिए इतना बेशकीमती है। तो ये जो नदियां जो रही, अब मैंने कहा कि सिंधु नदी, ये मोहनजोदड़ो हड़प्पा भी देखोगे तो उसी नदी के किनारे बसा है। आपके जो मोहनजोदड़ो था ये भी आपकी सिंधु नदी के, जो सिंधु नदी थी उसके किनारे बसा है। और जितने भी पुरातन जितने भी आप देखोगे, अगर यहाँ पर ही देख लीजिए ना मैडम, हम दूर नहीं जाते, हम ना पाकिस्तान जाते हैं, ना लोथल में जाते हैं, ना आपके अलग अलग जाते हैं, तो ना भीमबेटका की तरफ बढ़ेंगे। हम जो बढ़ेंगे यहाँ पर अपने उत्तराखंड में ही आते हैं। उत्तराखंड में मैंने जो चर्चा करी, मैंने कहा जो प्रागैतिहासिक काल के जो हमें साक्ष्य जो मिले थे, अगर आप प्रागैतिहासिक काल के वीडियो देखोगे तो मैंने इस पे विशेष रूप से ड्राइंग के पर्पज से ही मैंने इसकी वीडियो शूट करी थी। मैं इस स्थान पे गया था क्योंकि हमारे जहाँ को हम जाते हैं हमारे गाँव के ही तरफ को ये क्षेत्र है। तो यहाँ पर ये प्रागैतिहासिक काल का सबसे ज्यादा उत्तराखंड में जो पहला 1887 में ये जो इसकी खोज की गई थी, आपके MC जोशी और मटपाल द्वारा इनकी खोज की गई थी। तो यहाँ पर जो यह कहा गया है, इसको प्रागैतिहासिक काल के चित्रों का संग्रहालय भी इसे कहा जाता है। उत्तराखंड में कभी क्वेश्चन पूछा जाता है चित्रों का संग्रहालय के रूप में किस गुफा को जाना जाता है, वो आपकी जो लखोटियार गुफा है, जिसे हम लाखों गुफा के नाम से भी जाने जाते हैं, ठीक है, लाखों गुफा के नाम से जाना जाता है। तो ये जो गुफा थी, यहाँ पर बहुत बड़ा शेषनाग की तरह फन है, उसके नीचे बहुत बड़ा, अगर आप बारिश भी हो जाए, कितनी भी बर्फबारी, कितने भी बड़ी से बड़ा तूफान क्यों ना आ जाए, अगर आप इसके नीचे हैं तो आप पे एक बूंद भी पानी की नहीं गिरेगी। तो उस टाइम पे ये यहाँ पर रहे तो लाल गेरुए से नीले शैवाल और एक काले रंग का इसमें प्रयोग किया गया है। आप उस वीडियो को आप कभी देखिएगा, मैं आपकी ग्रुप में साझा करूंगा उसको, तो उसको देखिएगा। तो वहां पर एग्जाम में भी आया था, जो वो उत्तराखंड में जो चित्र बने हैं वो किस कलर से बने हैं, मैं रेड कलर के कलर करके आई थी, उसमें आगे ब्लू कलर से भी बने हुए हैं सर। इसमें ये जो ब्लू कलर जो बने हैं ये आपके उत्तरकाशी किमनी गाँव में बने हैं। तो ठीक है, यहाँ पर ब्लू रंग के चीजों का प्रयोग है, उत्तरकाशी में ये बने हैं। जो हम कह रहे हैं कि हुडली को कैसे हो, हाँ हुडली, जो तो ये हुडली है ना, उत्तरकाशी में है। और नीले रंग के शैल चित्र, हाँ नीले रंग के शैल चित्र और मृत भाण भी यहाँ पर प्राप्त हुए थे। आप अगर देखोगे इस गुफा में, जो मैं कह रहा हूँ, इसको तो प्लीज बहुत डिटेल से पढ़ाइएगा, जो ये उत्तराखंड के हैं ना, प्लीज मेरी रिक्वेस्ट है, इनको तो बहुत डिटेल से पढ़ाइएगा। मैं वही समझा रहा हूँ बेटा, यहाँ से क्वेश्चन बनेंगे। मैं इसलिए तो अभी बीच में इसलिए छोड़ दिया था कि नदी के किनारे जहाँ पर बात आई थी, मैं इसलिए आपको इतना डीपली ले रहा हूँ। अगर कहीं पर भी पढ़ लो, आपको कोई भी इतनी डीपली नहीं पढ़ाएगा, इतना ध्यान रख लीजिए। देखिए जब नदी के किनारे हमने बात करी, तो मैं जो जिक्र लेके आ रहा था, मैंने जो कहा था कि आपके जो लाखों डियार है, जहां पर उत्तराखंड में प्रागैतिहासिक काल का चित्रों का संग्रहालय इसे माना जाता है। चित्रों का संग्रहालय इसलिए कहा जाता है कि यहाँ पर आपके जो मनुष्य, जो प्रागैतिहासिक काल के जो मनुष्य इस क्षेत्र में रहा, तो उन्होंने बहुत बड़ा एक गुफा है, इसमें
जो गेरुए रंग के लाल रंग का प्रयोग कर रहा था, तो उस बहुत ढेर सारे चित्र इसमें बने हैं। इसमें लिपि आड़ी तिरछी लाइन, जो हम पढ़ते हैं कि तिरछी लाइन किसे कहते हैं, उर्वरक लाइन किसे कहते हैं, हम जो हमने पहले पढ़ी थी आड़ी तिरछी लाइन किसे कहते हैं, लहरदार रेखाएं किसे कहते हैं, तो वो तमाम रेखाएं आपके इस गुफा में देखने को मिलेंगी। यहाँ पर आपको एक बहुत बड़ा भैंसे का शिकार करते हुए लोगों को दिखाया गया है। अब कैसे चित्र दिखाए गए हैं, अगर आपको यहाँ पर दिख रहा होगा तो यहाँ पर ये देख लीजिए, ऐसे करके दिखाया गया। यहाँ पर भाला, यहाँ पर एक भैंस दिखाया होगा, इस प्रकार से इसको यहाँ से ऐसे घेरे हुए 6 लोग इसको घेरे हुए कहीं ना कहीं इसको मारते हुए दिखाई दे रहे। और तो और यहाँ पर कुछ लोग डांस करते हुए पेंटिंगें यहाँ पर बनी हुई हैं। और कहीं पर लग रहा है कि एक जगह पर आग जला के चारों तरफ उसके लोग क्या कर रहे हैं, बैठे हुए हैं, कोई उत्सव मना रहे हैं। इस प्रकार से तमाम चीजें देखिए। अब ये जो गुफा है, कभी क्वेश्चन पूछा जाएगा लखुडियार की जो गुफा है वो किस नदी के किनारे बसी है, ठीक है। ये जो एक बसी है ये सुपियाल नदी के किनारे बसी है, जो पूर्व पश्चिमी नयार भी हम इसे कहते हैं, पश्चिमी नयार। कभी क्वेश्चन बनेगा कि उत्तराखंड में पश्चिमी नयार के मध्य में कौन सी गुफा स्थित है, तो आपको पता होना चाहिए पश्चिमी नयार हम कहां से कहेंगे, रामगंगा नदी से ऊपर का जो क्षेत्र है, ये वाला जो क्षेत्र है, यहाँ पर आपके जो गुफा है ये आपके सुपियाल नदी के ऊपर आपके जो लाखुडियार गुफा ये स्थित है। अब देखो कि मनुष्य ने प्रागैतिहासिक काल में यही नदी का किनारा क्यों चुना। वहां पर तो बहुत ढेर सारे क्षेत्र है, पाषाण काल के इतने बड़े बड़े पत्थर है ना वहां पर आप, इसलिए अगर देखोगे तो उस क्षेत्र में ऐसे पत्थर आपको देखने को मिले एकदम ब्राउन, अगर स्लेटी कलर के बहुत बड़े बड़े, एक स्थान में बहुत अधिक पत्थर वहां पर इकट्ठे हैं। ऐसे पत्थर उस क्षेत्र में नहीं मिलते हैं। बड़े बड़े पत्थर कहते हैं कि एक दंत कथा उसमें ये भी प्रचलित है कि भैया एक पटियाकोट जैसा एक हमारे गांव के ऊपर एक पटियाकोट बहुत बड़ा पर्वत है, उस पर्वत से कहते हैं कि भीम ने बड़ी गुलेल में वो पत्थरों को वहां से किसी को मारने के लिए, राक्षस को मारने के लिए गुलेल में पत्थरों को वहां फेंका था। तो वहां पर 100 या 50-75 बड़े बड़े पत्थर पड़े हैं। उस क्षेत्र में ऐसे पत्थर नहीं मिले, तो कहते हैं कि यहाँ पर, और उसी के समीप ये जो पुरा पाषाण काल की जो मैंने जो गुफाओं के बारे में कहा, यहाँ पर ये स्थित है। मैंने इसलिए आपके सामने इसको लाया क्योंकि उस टाइम पे जो मनुष्य था वो हमेशा नदी के किनारे ही ये बसा था। मोहनजोदड़ो जो नगर था वो सिंधु घाटी के किनारे ये बसा हुआ था। और देखिए मोहनजोदड़ो को दूसरे किस नाम से जाना जाता है, कोई बताएगा? बहुत बढ़िया, इसको मृतकों का टीला भी इसे कहा जाता है। देखिए जो हड़प्पा जो सभ्य था वो किस नदी के किनारे बसा था? सर सिंधु, ये रावी नदी के किनारे बसा था। रावी नदी के किनारे था सर। देखिए मोहनजोदड़ो सिंधु नदी के किनारे बसा था, और जो हड़प्पा सभ्यता थी वो आपकी रावी नदी के किनारे। अब देखो ना, आप थोड़ा सा मैंने जो चीज कहा कि मनुष्य जो पानी था, जहां जहां पानी के साक्ष्य रहेंगे उसी नदी के किनारे इनकी सभ्यता बसी होंगी। अगर आप गुजरात लोथल में भी देखोगे वो नदी के किनारे या समुद्र तट ये रहा होगा। जहां भी देखो हर जगह पानी के किनारे ही, आपकी नदियों के किनारे ही ये सभ्यता पनपी और फली फूली, क्योंकि यहाँ पर आजीविका चलाने के लिए, अगर हम कहें मोहनजोदड़ो जो नगर था वो बहुत उन्नत सभ्यता मानी जाती है। यहाँ पर आपकी जिस प्रकार से नदी से गुड़ों के माध्यम से पानी लाया गया था, हर किसी घर में नीचे से पानी जाता था, निकासी अलग थी, मीठे पानी का बहाव था। कभी कहते हैं कि ये सिंधु घाटी सभ्यता उजड़ने का कार्य क्या है, मोहनजोदड़ो नदी का एकदम सफाया क्यों हो गया था। बहुत ढेर सारे इतिहासकार ये मानते हैं कि क्योंकि ये जो नदी थी सिंधु नदी के किनारे बसी थी, आदि काल में या पुरातन समय में कुछ ऐसा घटनाक्रम घटा होगा या कहीं ऐसी बाढ़ आई होगी जिसकी वजह से ये पूरे बाढ़ में ये नदी के मलबे से दब गई होगी, पूरे सभी का इसमें अस्तित्व समाप्त होगा। क्योंकि यहाँ पर बहुत बड़ी संख्या में लोग रहा करते थे। कोई लोग ऐसे भी मानते हैं कि जो ये सभ्यता जो मानी, जो पूरी तरफ से खत्म हो गई थी, मोहनजोदड़ो की जो सभ्यता पूरी तरह से नष्ट हो गई थी, ये कहीं ना कहीं इस क्षेत्र में हैजा फैल गया था। हैजा फैलने से लोगों की मृत्यु बहुत अधिक हो गई थी। लोगों ने यहाँ पर क्या करते थे, आप कब्रिस्तान खोदते थे। यहाँ पर एक कब्रिस्तान है, उस कब्रिस्तान का नाम बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है, इसको आप नोट कर लीजिए। ये वाला जो क्वेश्चन था 2011 या 14 के पेपर में पूछा गया था, 837 कब्रिस्तान
कहाँ स्थित है। ठीक है, 837 ये तो कब्रिस्तान, मोस्ट इम्पोर्टेंट है, एक मिनट नोट कर लूं। ठीक है, 837 जो कब्रिस्तान कहाँ स्थित है, कभी क्वेश्चन पूछा जाएगा तो आपको ये पता होना चाहिए। ये जो कब्रिस्तान है ये आपके मोहनजोदड़ो में स्थित है। अब इसको 837 क्यों कहा गया था, तो ये इसलिए कहा गया था, तो जिस स्थान पर ये जो कब्र मिली थी, जो यहाँ पर कब्र थी, तो यहाँ पर 37 ऐसे कब्र मिली एक ही जगह पर, जहां पर इतने ढेर सारी मात्रा में मुर्दे मिले कि 837 इसलिए रखा कि यहाँ पर 37 एक साथ लोगों को दफनाया गया था, तो इसलिए 837 कब्रिस्तान जो कहा जाता है इसको। तो यहाँ पर इतने ढेर सारे मात्रा में मुर्दों के कंकाल मिले या उनकी अस्थियां मिली, तो इसलिए से 837 कब्रिस्तान भी कहा जाता है। ये किस नाम से, इसको मुर्दू का टीला भी, इसको नाम सिंधु घाटी सभ्यता को मुर्दू का टीला भी कहा जाता है। 837 कब्रिस्तान भी आपके सिंध मोहनजोदड़ो के अंतर्गत है। देखिए कभी क्वेश्चन पूछे जाके मुर्दू का टीला ये नाम ये कहा जाता था, हमने कहा कि हड़प्पा सभ्यता आपके रावी नदी के किनारे बसी है। अब मुझे ये बताइए, सर्वप्रथम जो हड़प्पा टीले की जो खोज किस व्यक्ति द्वारा की गई थी, कब की गई थी, ये बताइए। सर दयाराम साहनी ने करी थी 1921 में। कनिंघम ने 1818 में किए थे सर। कितने में? सर कनिंघम ने हड़प्पा टीले की खोज 1818 में की थी। अरे बेटा दोनों का गलत है। एक 78 ये 1878 में, सर 1878 में। हाँ 1818 में नहीं, 1878 में। वो सर मुंह से निकल गया था ऐसे। कोई बात नहीं। जो अभी कौन कह रहा था, राखल दास बनर्जी, कौन कोई कुछ कह रहा था, कनुप्रिया क्या बोल रही थी बेटा, बताइए। नहीं सर मैंने तो दयाराम साहनी बताया। हाँ कब किया था इन्होंने? सर इन्होंने सर 1921 में लिखा था सर उसमें। हाँ तो आप 1921 को क्या था? आप आधुनिक काल को अपने दिमाग में इसे रखे रहो। हम बात कर रहे हैं इससे पहले की बात करें। अब जो ये टीले की जो खोज की गई थी, किसके द्वारा की गई थी? कनिंघम पहला वो व्यक्ति था जिसने 1878 में हड़प्पा टीले की खोज की गई थी। इसके बाद किसने की थी आपको पता है? इसके बाद आपने जो कहा था दयाराम साहनी और माधव रूप वत्सल करके नाम है उनका, ठीक है, माधव स्वरूप थे और उनके द्वारा हड़प्पा टीले का उत्खनन कराया। इन दो जनों ने खोज की थी 1878 में कनिंघम द्वारा। अब उत्खनन कार्यक्रम मैंने कहा इसको जो खोदा गया, इसको हिसाब से जो ढूंढे गए, खोदा गया, उत्खनन मतलब खोदना। तो ये आपके दयाराम साहनी हो गया, माधव हो गया, ये तमाम चीजों ने इन्होंने 1922 में, याद रखिए 1922 में राखल दास बनर्जी के साथ अलग बहुत ढेर सारे ऐसे शख्सियत रहे और सिंधु के एक जगह सिंधु घाटी के एक लरकाना याद रखो शब्द बोल रहा हूं, लरकाना जिले के मोहनजोदड़ो की। अब कौन से जिला था? अब क्वेश्चन पूछा जाएगा मोहनजोदड़ो किस जिले में स्थित था? यह लरकाना वो जिला था जहां पर मोहनजोदड़ो या हम जिसे कहते हैं कि मुर्दों का टीले की यहाँ पर खुदाई प्रारंभ हुई थी, याद है? जी सर। और बाद में क्या हुआ याद रखिएगा, बाद में एक शख्सियत आए जिनका नाम था जॉन मार्शल ने भी यहाँ कई वर्षों तक यहाँ पर क्या करा, इन्होंने खोज किया, इन्होंने यहाँ पर खोज की। और अगर हम जिस प्रकार से इन लोगों ने खोज करी, तो अगर उनके आधार पर देखें तो ऐसे अनेक हमें स्थान मिले, केंद्र मिले, जिनमें जैसे अभी आपने कनुप्रिया जो आप बता रही नहीं, क्या बोलते हैं सैनी जी, आप जो बोल रहे थे ना कि सर हमारा ये छूट गया। अब जब मार्शल द्वारा जब इनकी खोज की गई थी, ठीक है, तो उन्होंने किन किन चीजों की खोज की थी, ऐसे कौन कौन से क्षेत्र हमारे सामने आए? देखिए रोपड़ आया, कालीबंगा आया, बाबुल आया, चंदोरगढ़ कुछ थे और लोथक आया, ठीक है। ये जो बहुत ढेर सारे ऐसे प्रमुख जो स्थल आए थे वो बाद में आएंगे, तो इनके द्वारा खोज की गई थी। देखिए अगर हम देखें हड़प्पा सभ्यता की अगर हम बात करें, तो हड़प्पा सभ्यता जो भारत में एक रूप से अगर विस्तृत रूप में, अगर जो विस्तृत जो भूभाग है ना हमारा भारत का, उस भूभाग में जैसे गुजरात हो गया, याद रखो मैं नाम बता रहा हूँ, गुजरात हो गया, राजस्थान हो गया, उत्तर प्रदेश हो गया, पंजाब हो गया
और साथ ही ये वाला जो क्षेत्र था, इन क्षेत्रों में ये सभ्यता पूरी तरीके से भारतवर्ष में फैली हुई थी। और बाद में क्या हुआ, ये इसके जो शासन में भी बाद में फिर हम कहते हैं कि पश्चिम का उत्तर प्रदेश, अगर पश्चिम का उत्तर प्रदेश, मैंने कहा कि ये जो भूभाग अगर भारत में जो फैला था उत्तर प्रदेश की अगर हम बात करें तो उत्तर प्रदेश में पश्चिमी उत्तर प्रदेश में एक स्थान आता है यमुना नदी के किनारे में, हंडी नदी की बात कर रहा हूँ, यमुना नदी में साथ ही हंडी नदी है के बीच एक ऐसा सर केंद्र। हिड्डन नदी हंडी है या हड्डी नदी? सर हिड्डन है, हिड्डन हिंडन सर हिंडन तो गाजियाबाद में। हाँ, गाजियाबाद से का, ये उत्तर प्रदेश में ही है। ठीक है, तो ये जो नदी थी इसके किनारे बहुत ढेर सारे ऐसे हमें साक्ष्य मिले, ऐसे प्रमाण मिले जो सिंधु घाटी सभ्यता में जिस प्रकार से हमें अवशेष मिले थे, हम अवशेष के बारे में जिक्र बाद में करेंगे, उसी के समान इस क्षेत्र में भी मिले थे। और देखिए, अगर सहारनपुर लोग आप जानते होंगे तो सहारनपुर में भी एक जिला था बड़गांव। देखिए, ठीक है, सहारनपुर का जो जिला है सहारनपुर, तो वहां पर एक गांव है, बड़गांव है, और बाहुपुर एक दूसरा है, पिलखनी दूसरी ये है, और कृष्णा नदी है, तो और टीला है, हुलसा हो गया, तारापुर हो गया, कालसी हो गया, कालकोटी हो गया, नयार गांव हो गया, और निरंजनपुर, ये अलग अलग जो क्षेत्र थे, कहीं ना कहीं हमें इन क्षेत्रों में जो प्रागैतिहासिक काल के जो तमाम साक्ष्य हमें इन क्षेत्रों में हमें देखने को विशेष रूप से मिले थे। ठीक है, इतने सभी के समझ में आ रहा है? जी सर। अब यह बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। देखिए, एक नाम आपने सुना होगा, मुजफ्फरनगर, सुना है? जी सर। मुजफ्फरनगर का एक जनपद है, मुजफ्फरनगर जो जनपद है उसके जनपद में एक गांव पड़ता है भिलंगना, और साथ ही भूटा करके है गांव, भूटा हो गया, और भिलंगना। यहाँ पर 2000 ईसा पूर्व में एक 2000 ईसा पूर्व में साक्ष्य मिले थे। और साथ ही एक मांडी गांव है, मांडी गांव में भी खुदाई हुई थी, तो वहां पर भी जिस प्रकार से उत्तर प्रदेश की पश्चिमी उत्तर प्रदेश में जो चीजें मिली थी, ये चीजें यहाँ पर भी देखने को मिली। फिर जाके एक बार क्या हुआ, उत्तर प्रदेश जैसे पश्चिमी उत्तर प्रदेश सुर्खियों में आ गया था, जिसमें कि भैया यहाँ पर प्रागैतिहासिक काल के चीजें मिली, तो 2000 ईसा पूर्व की तमाम चीजें मांडी गांव में भी जब खुदाई हुई तो उत्तर प्रदेश पूरे भारत में एक बार फिर चर्चा का ये विषय आ गया। क्यों आया चर्चा का विषय? जो मांडी गांव था, मांडी गांव में सोने के बहुत ढेर सारे ऐसे आभूषण मिले, सिक्के मिले, और साथ ही यहाँ पर सोने के जो प्राप्त जितने भी आभूषण थे, वो जो आभूषण चांदी के मिले, सोने के मिले, सिक्के मिले, ये आज अगर आप देखने जाओगे, अगर ये जो उत्तर प्रदेश जो मांडी गांव से मैं कह रहा हूँ जो चर्चा में आया था, तो ये यहाँ की जितनी भी चीजें थी वो आपके राष्ट्रीय संग्रहालय नई दिल्ली के अंदर इनको सुरक्षित रखा गया, और तमाम चीजें आपको वहां पर देखने को मिल जाएंगे। इतना सभी के समझ में आ गया होगा? सर हाँ सर पता लोगों को मिली तो वो चीजें, मगर कुछ लोगों ने तो आज तक बताई नहीं हमारी प्राचीन चीजें। उसकी एक उदाहरण मेरी फ्रेंड है, ये मछुआर जहाँ गाँव है हमारे पास में, वहाँ पे वो थोड़ा जंगल में रहते हैं, उनका जो खेत है उन्होंने जब वहाँ हल चलाया ना, बहुत सारे सिक्के मिले प्राचीन। उसने एक सिक्का जब मैं उसके घर गई, उसने मुझे दिखाया भी, लोगों ने सब छुपा दी हमारी संस्कृति, बताई भी नहीं आज तो क्या करेंगे, सरकार रख लेगी। अगर किसी के खेत में मिल गया है तो वो अपने जीवन का अच्छी तरह से यापन करेगा। तो अगर सर वो खुदाई होती तो शायद सी बात है, कुछ निकलता भी हो सकता, कोई घर निकलता है या कुछ और, शायद कोई सभ्यता ही निकल पड़ती, पर नहीं, किसी ने बताया ही नहीं। अभी रवि जी आपको एक चीज पता होगी, अगर आपने पढ़ा होगा 2002 में जो गढ़वाल विश्वविद्यालय के पीएचडी के कुछ छात्रों ने, हाँ जी, 5 अटल जी द्वारा जो है सोने का मोर मिला था। हाँ, ये उत्तरकाशी में खुदाई हुई थी, चमोली में था ना वो, चमोली के लोरी गांव, कुछ लोग गांव है सुना, कौन सा गांव था वो, मैं याद नहीं आ रहा मेरे को, लोरी गांव या किमनी गांव, किमनी गांव हाँ, किमनी गांव में 5 से 6 किलो का आपको यहाँ पर बता देते, जो किमनी गांव था वहां पर
एक चट्टान के ऊपर एक बहुत बड़ा यहाँ पर एक साक्ष्य मिले थे। यहाँ पर एक घर का एक नमूना मिला था जब वहां पर खुदाई करी थी। जब उन्होंने घर के ऊपर से जब जो पुरातत्ववेत्ता थे जब वो गए थे तो उन्होंने जब वहां पर कदम रखा तो एक तरफ का जो छत का लकड़ी का बहुत ज्यादा कमजोर होगा तो पूरा दबा हुआ था, तो उसके पैर वो गिरा तो वो नीचे गिरे तो वहां पर आपको इतने बेशकीमती सोने चांदी इतना मिला। उसमें से सिर्फ जो अस्तित्व में आया जो लोगों को जो पीएचडी के 12 शोधकारी जो छात्र गए थे उन्होंने सामने सिर्फ उन्होंने ये दिखाया कि 5 किलो का सोने का मुखौटा, कुछ चांदी के वो दिखाया गया था। उससे ज्यादा सोने का सामान और तमाम चीजें थी वो तो गायब हो गई, वो तो किसी को पता ही नहीं चला किसके पास गई कहाँ गई। जितने भी वो लोग थे आज ये मजे कर रहे हैं। आपस में बांट ली सर, आपस में बांट ली भाई, तेरा मेरा जब बराबर हो जाएगा इतना दिखा देंगे सरकार को। अब यहाँ पर यही तो होता है। अगर देख लीजिए अभी जैसे दीपावली में होगा, जैसे ये इलेक्शन में होता है, जब पुलिस बहुत मात्रा में जब पैसा इधर से उधर पकड़ती है, मान लीजिए 3 करोड़ रुपया पकड़ लिया तो उसमें से 3 करोड़ थोड़ा दिखाते हैं, 1.5 करोड़ वो दिखाएंगे, 1.5 करोड़ हमने क्या करे जब्त किया और पैसे तो गया उनके बीच। ये तमाम चीजें होता रहता है, ठीक है ना। आज का ये सेशन यहीं तक। इसके बाद कल हम जिस प्रकार से सिंधु घाटी सभ्यता में कौन कौन सी सभ्यता बनती, जैसे स्थापत्य कला, मूर्ति कला, ये संगीत, जो भी तमाम जितनी भी ये सभ्यताएं रही, जो कलाएं थी, उनके बारे में हम जानेंगे कि भैया जो हड़प्पा सभ्यता की अगर बात करें और मोहनजोदड़ो में जो स्थापत्य कला का क्या महत्व था। देखिए अब हम बढ़ रहे हैं कलाओं की तरफ। जो आप चीज कह रही थी वो प्रत्यक्ष तौर पर उनको हम लेके आएंगे। मैं विस्तार से समझाऊंगा कि अब हड़प्पा सभ्यता हम बात करें मोहनजोदड़ो की। अब हम जब इस में पहुंच गए तो आपको इसके अंदर स्थापत्य कला में क्या चीजें हुई उसकी चर्चा करेंगे, ठीक है। सर जी एक बात पूछनी थी सर, वो जो भीमबेटका मिर्जापुर है तो ये इसके बाद है? अरे बेटा वो इतना पीछे का टॉपिक है, उसको पूछो मत, वो बहुत ज्यादा पीछे है। वो वहां तक जाने में हमें अभी 1 महीने, अगर ये लगभग 15-20 दिन लग जाएंगे वहां तक। अभी तो आपका अजंता आएगा, अजंता के बाद आपका एलोरा आएगा, एलोरा के बाद आपके एलिफेंटा गुफा आएगी, एलिफेंटा के बाद भीमबेटका, संतवासला, बाघ गुफाएं। सर जी हमने ये पढ़ा था ना प्रागैतिहासिक काल में, तो सर ये हम लोग जो वन लाइनर क्वेश्चन होते हैं यही तो गलती करते हो आप। जो कह रही है ना सर, ये सही बोल रही है। जो ये भीमबेटका ये सारा प्रागैतिहासिक काल के ही चल जाता है। ये जो आपका ना सिंधु घाटी के पास जोगीमार आएगी, जोगीमार के आएगी, इसके बाद सर हमारे राजस्थानी वगैरह मेरे कई सारे मेरे पास तो ऐसे ही है। देखिए भीमबेटका, मिर्जापुर, सुनिए बेटा, सुनिए आप अपनी जगह पे ठीक है। आप जो कह रही है मैं उसी तरह से पढ़ाऊं, ये बता दीजिए। पहले ना बेटा जब आपका सिलेबस में उस टाइप से है ही नहीं, जब इतिहास उस प्रकार से है ही नहीं, आप पढ़ रहे हो भीमबेटका गुफा में। अब भीमबेटका गुफा का निर्माण किसके शासनकाल में हुआ था तुम्हें ये भी नहीं पता होगा, किसने कराया था, उसकी पहली गुफा का निर्माण किसने करा था, उसमें द्वितीय गुफा कितनी है, कितनी गुफाओं में चित्र मिलते हैं। सबसे ज्यादा गुफा आपके भीमबेटका गुफा में मिले हैं। 900 से मैंने बता दिया वहां 900 चित्र मिले हैं, 900 में से 400 कुछ में चित्र आपको अभी साक्ष्य मिले हैं। तो आपको वो चीज वो तो बहुत लंबा समय है। पूछना चाह रही हूँ कि सर जैसे हमने बहुत सारी बुक में ये जो चीजें पढ़ी है वो पहले चैप्टर में पढ़ रही है प्रागैतिहासिक कला में। सर ये जो सिंधु घाटी आता है ये पहले है या वो पहले है? बेटा सर कंफ्यूज सुनो, अब मैं बता दे रहा हूँ। आपका बच्चा पेट में है और उसने 10वीं पास कर ली। ऐसा हो सकता है जब आपका बच्चा गर्भ से जमीन में आएगा 1 साल का, 2 साल का, 3 साल का, 10 साल का होगा, समय के अनुसार वो जब 10 में पहुंचेगा तब 10वीं पास करेगा ना। पहला जब प्रागैतिहासिक काल से जहां से मानव का जन्म हुआ, जहां से मानव की क्रियाएं चली, तो वहां से हम इन चीजों को पढ़ेंगे ना। मानव कैसा था, मानव दिखने में कैसा था, क्या करता था, क्या खाता था, क्या पीता था, क्या करता था। आप कह रहे हो कि सीधे मानव जो क्या करता था, सीधे छेड़ी हथौड़ी के माध्यम से अच्छी अच्छी मूर्तियां बनाना शुरू कर दी, वहां पर अच्छी अच्छी गुफाओं का निर्माण कर दिया। उसमें जो राजा था, राजाओं के पाल वंश के शासकों और चोल वंश के शासकों द्वारा भीमबेटका गुफाओं का निर्माण किया गया था। इस मंत्री ने किया गया था। संतरी तो बाद में पढ़ेंगी ना।
तो अरे हम तो समझते हैं आदिवासी ये जो गुफाओं में रखते हैं इन लोगों ने बना तो ये नहीं नहीं नहीं, अभी आपको देखिए गलती करते हो ना आप क्या करते हो, वन लाइनर क्वेश्चन पढ़ते हो, गलती आप यहीं पर ही करती हो। वन लाइनर क्वेश्चन को मत देखिए, डीपली जाइए। हम पढ़ा रहे हैं, ये क्या बोलते हैं रवि जी? सर आप अपने हिसाब से रवि जी आप बताइए, आप मेरी बात से सहमत हैं?